हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। मैं हूं अभिषेक गौरव और हम लोग कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स को ही। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अब इस वीडियो में कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अ प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल एट ए सेपरेशन ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम। यानी हमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है किसके किसके बीच में, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल के बीच में, जिन दोनों के बीच का सेपरेशन जहाँ पे मतलब 2 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। यानी एक प्रोटॉन है हमारे पास और एक अल्फा पार्टिकल, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है टू एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है ये पता करना है। प्रोटॉन तो हम सभी जानते हैं क्या है, लेकिन अल्फा पार्टिकल होता है He2+। यानी ये जो पार्टिकल है इस पे अगर चार्ज देखें तो +2 ही होगा, क्योंकि ये 2+ मतलब 2 पॉजिटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिस पे 2+ चार्ज है। तो अब अगर देखें तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1e, और इस अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, +2, यानी +2e, जहाँ पे e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। तो अब यहाँ पे केस कुछ इस तरह से हो गया, ये हो गया अपना प्रोटॉन जहाँ पे इसका चार्ज प्लस, हाँ डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया एक चार्ज जिसका चार्ज +1 ही है, और यहाँ पे दूसरा अल्फ़ा पार्टिकल यानी He+2, इसका चार्ज अपने पास +2 ही है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2 एंगस्ट्रॉम है। अब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। अब हमें इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो चूंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज ही हैं यानी दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा कूलम्ब्स लॉ से देखें तो F इज इक्वल्स टू होता है K Q1Q2/r², जहाँ पे K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हो गया अपना K की वैल्यू। Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकेंड चार्ज, और R उन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे आगे। ये हो गया अपना फर्स्ट चार्ज Q1 इज इक्वल्स टू +1e, और ये हो गया अपना Q2 इज इक्वल्स टू +2e, जहाँ पे e की वैल्यू और इनके बीच का सेपरेशन 2 एंगस्ट्रॉम। तो लिख लेते हैं Q1 इज इक्वल्स टू +1e, Q2 इज इक्वल्स टू +2e, और R इज इक्वल्स टू 2 एंगस्ट्रॉम यानी 2 × 10⁻⁻10 मीटर। ये हो गया अपना जो भी वैल्यू वगैरह प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। तो अब नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू K Q1Q2/r²। अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू पुट करना है इसमें। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू +1e इंटू Q2 की वैल्यू +2e अपॉन r² इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻10 का होल का स्क्वायर, इतना न्यूटन। ये हो गया अपना नेट फोर्स। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो E की वैल्यू अपने पास है, यहाँ पे लिख लेते हैं, E इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब यहाँ पे E की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 इंटू ये 2 तो बाहर आ गया, 2 × E² ओवर 4 × 10⁻⁻20
इसको स्क्वायर, इस स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी ये 2 से 2 नीचे चला गया। अब हो गया अपने पास क्या, 9 इंटू 10⁻9 इंटू ई स्क्वायर, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल का स्क्वायर ओवर, यहाँ पे 2 बचा, 2 इंटू 10⁻⁻20। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आएगा क्या, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 स्क्वायर, अगर इसका ओपन करें तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻38, चूँकि 19 की पावर 2 तो 19 इंटू 2 38 होता है, तो 10⁻9 इंटू 10⁻38 ओवर 2 इंटू 10⁻⁻20, ये अपना नेट फोर्स आ जाएगा। अब इसका वैल्यू अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें इसको, मतलब जो भी हो डिवीज़न वगैरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके, तो इसका वैल्यू जो अपने पास आएगा वो होगा 1.152 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, ये हो जाएगा अपना नेट फोर्स। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या था अपने पास क्वेश्चन था कि हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है 2 एंगस्ट्रम है, और हमें कैलकुलेट करना था नेट फोर्स, यानी जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक दूसरे पे मतलब अप्लाई कर रहे होंगे ये दोनों पार्टिकल, वो हमें कैलकुलेट करना था। तो हम किए क्या, इस पे चार्ज, एक प्रोटॉन पे चार्ज +1 ही होता है और अल्फा पार्टिकल होता है He+2, यानी इस पे चार्ज +2 ही है। अब E की वैल्यू यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है, तो यहाँ पे वैल्यू देख ले तो Q1 की वैल्यू +1 ही, Q2 की वैल्यू +2 ही, और R यानी इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो हो गया 2 इंटू 10⁻10 मीटर। अब फर्दर इसमें वैल्यू पुट करते हैं इसका Q1 Q2 और R स्क्वायर का। K की वैल्यू तुम्हें पता ही है 9 इंटू 10⁻9 होता है, और यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जो अपना फाइनल आंसर आया 1.152 इंटू 10⁻9 न्यूटन, तो हो गया अपना फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है। अब ये थोड़ा इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ जो मैंने बताया था उस पे बेस्ड है, तो उसका पहले एक बार ये देख लेते हैं, रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं उसमें था क्या। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में हम लोग देख चुके थे कि यदि कोई पॉइंट चार्ज +Q1 है और एक दूसरा पॉइंट चार्ज +Q2 है, और इसका पोजीशन वेक्टर कुछ R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर कुछ समथिंग R2 है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। अब अगर इस फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज के कारण अगर देखें तो वो था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर इज इक्वल्स टू Q1 Q2 ओवर RQ इंटू रिलेटिव पोजिशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 वेक्टर। ये था अपना फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर देखें तो वो था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर इज इक्वल्स टू Q1 Q2 ओवर RQ इंटू रिलेटिव पोजिशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यही तो था अपना दोनों नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करें दोनों ही चार्ज वगैरह पे, जहाँ पे R जो था इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो भी हो वो हो जाएगा। तो अब फर्दर देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ पॉइंट चार्ज Q1 ऑफ मैग्नीट्यूड +2 माइक्रोकूलम, यानी एक पॉइंट चार्ज हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, एक पॉइंट चार्ज Q1 है जिसका मैग्नीट्यूड है +2 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड एट 2,4,7, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है R1 वो हो गया 2,4,7 मीटर। इस जगह पे मतलब इसको रखा हुआ है। यानी क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अ पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड +2 माइक्रोकूलम
मतलब एक पॉइंट चार्ज Q1 जिसका मैग्नीट्यूड +2 माइक्रोकुलम है इज प्लेस्ड एट 2,4,7 2,4,7 पे रखा हुआ है। एंड अनदर पॉइंट चार्ज Q2, अब एक हमारे पास दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 जिसका मैग्नीट्यूड है +3 माइक्रोकुलम इज इक्वल्स टू +3 माइक्रोकुलम। अब इज प्लेस्ड एट 5,6,7 मीटर, और ये रखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया 5,6,7 मीटर। इस पोजीशन पे इसको रखा हुआ मतलब रखा गया है। फाइंड द फोर्स एफ वेक्टर, मतलब फोर्स वेक्टर हमें एफ कैलकुलेट करना है ऑन Q1 बाई Q2, किस पे, ऑन Q1 बाई Q2। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। A point charge of magnitude, a point charge Q1 of magnitude +2 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट 2,4,7, जो ये है वो मतलब इसका पोजीशन ये हो गया। एंड अनदर पॉइंट चार्ज Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड +3 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट 5,6,7, ये हो गया इसका R2 पोजीशन वेक्टर। फाइंड द फोर्स इफ वेक्टर ऑन Q1 बाई Q2, Q1 पे Q2 के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें करना क्या है, बस वही जो इसके थोड़ी देर पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में जो देखे हैं उसी को अप्लाई करना है। यानी हमें फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कैलकुलेट करना है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q2 ओवर RQ इंटू रिलेटिव पोजिशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यही तो होगा पिछले फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखें तो। अब हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये क्या होगा, पोजीशन ऑफ 1 वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ 2 वेक्टर। तो अगर फर्स्ट वेक्टर का जो पोजीशन है उसमें से सेकंड वेक्टर का पोजीशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 आ जाएगा, जिसको कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू इसका पोजीशन वेक्टर 2,4,7 माइनस इसका पोजीशन वेक्टर 5,6,7 यानी ओवरऑल देखें तो 2 - 5 - 3, 4 - 6 - 2, 7 - 7 0, ये हो गया अपना रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 हो गया -3, -2, 0। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 हो गया अपना -3 i कैप -2 j कैप प्लस 0 k कैप, हो गया अपना रिलेटिव पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब इसका वैल्यू तो यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमें R3 मतलब R इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें तो वो होगा इसका मैग्नीट्यूड R इज इक्वल्स टू रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला का अप्लाई करते हैं, मतलब डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों मतलब यहाँ पे अगर Q1 चार्ज है यहाँ पे Q2 चार्ज है, ये हो गया प्लस Q1 और ये हो गया प्लस Q2। इसका पोजीशन वेक्टर R1 और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इस वेक्टर और इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगा वही तो ये R होगा। यानी इसमें बेसिकली इस यहाँ से तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे इसको -3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 0, यानी ये R हो गया रूट अंडर 9 + 4 + 0, यानी R इज इक्वल टू रूट अंडर 13। तो ये तो यहाँ से आ गया। अब इसको यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके भी अगर हम लोग करें तो वही आएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इसका और इसका पोजीशन वेक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो डिस्टेंस उन दोनों के बीच का होता है x1 - x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल का स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल का स्क्वायर। ये हो गया अपना डिस्टेंस फार्मूला से। तो x1 - x2 करें 2 - 5, ये -3 तो होने वाला है, यानी इस केस में भी अगर देखें तो -3 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 4 - 6 -2 ही होने वाला है, -2 का स्क्वायर प्लस 7 - 7 0 0 का स्क्वायर, यानी यही चीज़ तो आ रहा है फाइनली यहाँ पे भी। तो इन दोनों केस में सेम ही आने वाला है, इसलिए आप थोड़ा मतलब कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू √13 आ चुकी है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अब दोनों जो भी है।
तो अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फर्दर कैलकुलेट करें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू +2 माइक्रोकुलम। अब ये माइक्रॉन की वैल्यू 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। सॉरी मीटर नहीं, मतलब इसका वैल्यू हो गया 10⁻⁻6 होता है। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकुलम यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इसकी वैल्यू Q2 की वैल्यू +3 माइक्रोकुलम यानी 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर क्यूब की वैल्यू √13 का होल क्यूब। और यहाँ पे R2 पोजीशन वेक्टर आने वाला है। तो R2 पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिखते हैं आगे, यहीं पे इसको यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है, तो इसको लिखते हैं R2 पोजीशन वेक्टर -3 I कैप -2 J कैप +0 K कैप। ये हो गया अपना नेट फोर्स। यानी ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे इसको लिखते हैं एक बार, ओवरऑल अगर यहाँ पे देखें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो गया अपने पास 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 3 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻12 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 यहाँ पे आया -3 I कैप प्लस -2 J कैप, तो यहाँ पे -2 J कैप +0 K कैप। तो ये वाला टर्म तो जीरो ही हो गया, इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ओवर आर क्यूब यहाँ पे √13 का होल क्यूब। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो बस इसमें करना क्या था, वो फार्मूला जो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसको अप्लाई करना था। फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखना ये था कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट होगा वही सब्सक्रिप्ट यहाँ पे भी होगा। और इसका वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो ये तो आप जानते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होता है। अब इसको फर्दर यहाँ पे पुट कर देना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अब आगे और भी एप्लीकेशंस इसके कुछ। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कहीं से भी। क्वेश्चंस जितना लगाइएगा उतना ही ज़्यादा सही होगा आप लोगों के लिए। तो फर्दर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपना ये हो गया। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल में। थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट। अब देखते हैं इसमें है क्या। हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। यानी ये लेंथ अगर x है तो ये भी x ही है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट वर्टेक्स a हो गया, सेकंड वर्टेक्स b और थर्ड वर्टेक्स c हो गया। ये तीन वर्टेक्स हैं इस ट्राइंगल के। अब पोजीशन मतलब वर्टेक्स a है, वहाँ पे एक +q चार्ज रखा हुआ है, पोजीशन b पे +q चार्ज रखा हुआ है, और पोजीशन c पे भी एक +q चार्ज रखा हुआ है। तो इन तीनों पोजीशन पे +q चार्ज रखा हुआ है। अब चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी ए एंगल 45 डिग्री है और ए एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। अब देखते हैं, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस बी वाले पोजीशन पे जो नेट फोर्स आ रहा होगा वो कैलकुलेट करना है, मतलब इन दोनों चार्ज के कारण, और दूसरे केस में इस सी वाले पॉइंट पे जो भी नेट फोर्स आ रहा होगा वो कैलकुलेट करना है इसे के कारण। तो अब देखते हैं, इस सबसे पहले इस बी वाले मतलब पोजीशन बी पे कैलकुलेट करते हैं। नेट फोर्स एफ नेट एट पोजीशन बी लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल्स टू, अभी होगा क्या, इस पोजीशन पे अगर देखें तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस पोजीशन पे क्या क्या फोर्स आ सकता है, मतलब सभी फोर्स को यहाँ पे अप्लाई करके उसके बाद फिर उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में यही करना है। तो आते हैं देखते हैं। तो इस बी पोजीशन पे जो पॉइंट चार्ज +q रखा हुआ है उस पर अगर देखें तो एक इस ए पोजीशन पे जो +q चार्ज रखा है उसके कारण एक फोर्स आएगा, और दूसरा फोर्स इस सी पॉइंट पे सी पोजीशन पे जो +q चार्ज रखा हुआ है
इसके कारण आएगा। अब चूंकि देखें तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव 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 में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन अगर देखें तो इसके कारण इस पोजीशन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स एट बी ड्यू टू ए, ये हो गया कुछ इस डायरेक्शन में। और इसके कारण अगर इस सी के कारण देखें तो इस पॉइंट पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जो कि होगा फोर्स एट बी ड्यू टू सी वेक्टर। ये हो गया अपना इन दोनों पोजीशन ए और सी पे जो चार्ज रखे हुए हैं उसके कारण इन दोनों पॉइंट पे जो नेट फोर्स है वो हो गया। तो अब इस बी पॉइंट पे देखिए, इस बी पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, इस पे कैलकुलेट करते हैं। तो बी पॉइंट पे एक तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, और एक ये हो गया बी पॉइंट, और एक इस डायरेक्शन में है, ये हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये दो फोर्स हो गए। अब ये जो एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो है, तो इस केस में ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। अब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी के कारण और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कैलकुलेट करते हैं। तो अब अगर देखें यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये हो जाएगा अपने पास के क्यू एट ए, यानी क्यू एट ए इसको ऐसे लिखें, और इंटू क्यू एट बी ओवर आर, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो ओवर आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे एक्स है तो ओवर एक्स स्क्वायर, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए अपना आ गया यहाँ से। अगर देखें तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू ही है और इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू ही है, तो के इंटू क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपना फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये अपना फर्स्ट आ चुका है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अपना फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए आ चुका है। अब कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। इस सी के कारण नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो सी के कारण फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी होगा के क्यू एट बी इंटू क्यू एट सी ओवर इन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो क्यू एट बी क्यू एट सी क्यू है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन एक्स है इस केस में भी, ओवर एक्स स्क्वायर, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में नहीं, चूंकि मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं इसमें, तो ये भी मैग्नीट्यूड ही है। तो अब इस बी पॉइंट पे एक तो फोर्स ए आया और दूसरा फोर्स अपना ए आया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें तो वो नेट फोर्स आ जाएगा बी पे। तो अब रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करें, इसको अभी यहाँ पे इसको रहने देते हैं, बाकी को यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो अब हमारे पास यदि दो वेक्टर हो, एक वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर बी हो, और इसका हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होता है ए और बी का, तो हम करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट अंडर मॉड ऑफ ए, यानी ए का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर, प्लस मॉड ऑफ बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो उस तरह से इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहें तो जो रिजल्टेंट होगा, यानी रिजल्टेंट इफ रिजल्टेंट ऑन बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर इसका स्क्वायर, ये हो गया के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर, चूँकि वेक्टर 1 ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, इसका अब क्या होगा के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए यानी ये वाला इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी कॉस 90 यहाँ पे 0 होता है, तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, चाहे पहले कुछ भी हो, इतना इंटू इतना
लेकिन बाकी कॉस थीटा जब जीरो हो रहा है तो ये इस पूरे टर्म को जीरो कर देगा। यानी एफ नेट अगर देखें बी पे तो ये हो गया रूट अंडर के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर। बस इतना हो गया। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो अपने पास जो एफ नेट आएगा वो हो गया एफ नेट एट बी इज इक्वल्स टू, इसको कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आके के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 + 1 यानी √2 के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अपना एफ नेट। तो ये प्रोसीजर हो गया। लेकिन आप यहाँ पे इसको सिंपली मतलब आप इसमें ज़्यादा इतना कुछ करना नहीं था। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। वो कैसे, ये देख लेते हैं एक बार। तो जब हमारे पास यदि हमारे पास कोई दो वेक्टर हो जो कि उन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा √2 इंटू एक का जो भी मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर देखें तो इस केस में था क्या, ये पॉइंट बी था, इधर की तरफ फोर्स के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, इधर की तरफ फोर्स के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर देखें तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने के कारण यहाँ पे डायरेक्टली ही हम अप्लाई कर सकते हैं √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कोई सा भी एक ले लें, यानी √2 इंटू के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये हो गया अपना एफ नेट। यहाँ पे डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते थे। अगर ऐसा केस हो तो, ऐसा सिचुएशन हो तो ये तुरंत ही मतलब क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन वो समझाने के लिए मैं इतना बताया। अब उसको आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं। किसी का भी जो रिजल्टेंट होता है वो होता है रिजल्टेंट ऑफ एनी फोर्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये टर्म तो जीरो ही हो गया और ये दोनों टर्म सेम है, यानी ये दोनों टर्म सेम है तो इसको अगर मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्स अगर मान ली इस केस में, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही बचा, यानी √2x अपना आंसर आ गया सिंपली। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, मतलब इजी ही था। तो मतलब अगर शॉर्टकट तो नहीं, मतलब फॉर्मूला से ही देखें, लेकिन आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, टाइम बचेगा इससे। अब नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग बी पे कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें कैलकुलेट करना है इस सी वाले पे। तो इसको मिटा देता हूँ। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं पॉइंट सी पे क्या फोर्स होगा। यहाँ पे बी था और इस पे चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ था और यहाँ से यहाँ के बीच का सेपरेशन एक्स था। तो अब इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा? रिजल्टेंट का फार्मूला। रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। ये हो गया अपना रिजल्टेंट का फार्मूला, इसको ध्यान रखना है। तो अब करेंगे क्या, इसमें इस सी पोजीशन पे देखें, सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर अगर हम फोर्स देखें तो किन किन चार्ज के कारण आ रहा होगा। एक तो यहाँ पे ए पे जो चार्ज मौजूद है उसके कारण कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। दूसरा इस बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, उसके कारण इस डायरेक्शन में। इसका वैल्यू क्या होगा? फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ये हो गया अपना दो फोर्स। अब इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखें तो इन दोनों के बीच का एंगल यही तो होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर देखें तो ये 45 अगर है तो ये भी 45 डिग्री होगा, दोनों का वैल्यू 45 ही होगा। तो अब इस केस में यहाँ पे देखते हैं, ये पॉइंट सी हो गया, इधर बी के कारण फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें, ये मतलब इस साइड का लेंथ x है और इस साइड का लेंथ x है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो इसका लेंथ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी √2x
ये हो गया अपना इस AC का लेंथ। तो इसका फोर्स अगर कैलकुलेट करें, यानी C पे अगर A के कारण फोर्स कैलकुलेट करें, तो वो होगा अपना फोर्स ऑन C ड्यू टू A इज इक्वल्स टू के क्यू एट A इंटू क्यू एट C ओवर इसका जो डिस्टेंस हो गया, यानी √2x का होल का स्क्वायर। ये हो गया अपना नेट फोर्स C पे A के कारण। सिमिलरली फोर्स ऑन C ड्यू टू B अगर कैलकुलेट करें, तो वो तो बराबर होगा K इंटू क्यू एट C इंटू क्यू एट B ओवर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो x ही है, ओवर x स्क्वायर। तो ये हो गया अपना नेट फोर्स एक A के कारण और B के कारण। तो अब इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखते हैं। C के कारण मतलब C पे B के कारण जो नेट फोर्स आ रहा है वो हो गया अपना K क्यू स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। चूँकि QC और QB दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस केस में हो गया K क्यू स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। और इस A पे जो मौजूद चार्ज है प्लस Q, उसके कारण नेट फोर्स देखें तो A हो गया अपना K क्यू स्क्वायर ओवर √2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर। ये हो गया अपना नेट फोर्स C पे A के कारण। अब इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है। रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू मतलब एफ नेट ऑन C इज इक्वल्स टू रूट अंडर एफ एट C ड्यू टू B स्क्वायर प्लस एफ एट C ड्यू टू A का होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ सी बी इंटू एफ सी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है। तो इसको यूज़ करते हैं रूट अंडर एफ सी, ये हो गया के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू के क्यू स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर का होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये हो गया के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ये हो गया अपना नेट फोर्स। अब नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करें तो इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसको अब यहाँ पे अगर देखें तो नेट फोर्स अपना आ गया एफ नेट एट C इज इक्वल्स टू रूट अंडर के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर का होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर इंटू 1/√2। तो ये 2 से तो A2 ख़त्म हो गया। अब इसको यहाँ से के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये बाहर आके हट जाएगा रूट से। के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर कॉमन लिए तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे एक बचेगा 1 प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर यानी 1/4 यहाँ पे बच जाएगा प्लस अब ये यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल आउट ही हो गया था। के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे 1/√2 बच जाएगा। तो अपना नेट फोर्स यही आने वाला है। यानी नेट फोर्स अगर देखें तो अपना आ गया यहाँ पे के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 + 1/4 यानी 5/4 प्लस 1/√2। ये हो गया अपना नेट फोर्स इस C वाले पोजीशन पे। तो आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पे मतलब यहाँ पे थोड़ा कॉमन लिए हम लोग, ज़्यादा कुछ किए नहीं है। कॉमन किस तरह से लिए वो भी मैं बता देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो नेट फोर्स तो अपना यहाँ पे आ चुका है। नेट फोर्स यहाँ पे लिख लेते हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 5/4 प्लस 1/√2। ये हो गया अपना नेट फोर्स। अब यहाँ पे कॉमन किस तरह से लिए, के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यानी यहाँ से अगर देखें के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि बस यही था। तो 1 प्लस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1/2 का होल का स्क्वायर बच जाएगा। 1/2 का होल का स्क्वायर इस केस में, यानी 1/4 बचेगा इस केस में। 1/4 प्लस इसमें से एक ये कॉमन आ गया, एक ये कॉमन आ गया। के क्यू स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का होल का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बाकी बचा यहाँ पे 1/√2। बस यही
हो चुका है अपना, यही अपना नेट फोर्स हो गया। इसको बाहर ले आएँ और स्क्वायर हटा दिए, चूँकि रूट से बाहर आ रहा है तो स्क्वायर हट जाएगा। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन जो थे वो समझ में आए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मतलब इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और अपने माँ बाप के सपने को साकार कीजिए और अपने खुद के सपने को भी साकार कीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।